हेलो बीएमएस सेकंड पॉप स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है स्वस्थ वृत्त एवं योग। अभी स्वस्थ वृत्त एवं योग में जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है स्वस्थ एवं स्वास्थ्य। ठीक, तो जिसको हम बोलते हैं हेल्थी पर्सन एंड हेल्थ। देखो, अब हम बात करते हैं स्वस्थ वृत्त की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर को समझने से पहले बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में कि स्वस्थ वृत्त होता क्या है, किस चीज़ों पे ये फोकस करता है। देखो, अगर आपको कोई डिजीज़ होती है तो आप कहाँ पर पढ़ोगे? आप रोग निदान में पढ़ोगे कि कोई डिजीज़ कैसे हो रही है और उसकी चिकित्सा करने के लिए आप दूसरा ग्रंथ पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, डिजीज़ को होने से रोकना है, तो आपको क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? तो आपको स्वस्थ वृत्त पढ़ना है। ठीक है, स्वस्थ वृत्त क्या है? एक तरीके से कि आपको वो प्रिवेंट करेगा कि आपको डिजीज़ वो होने ही ना दे। अगर डिजीज़ हो जाती है तो वो रोग निदान की बात आ जाएगी फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वस्थ वृत्त के बारे में कि स्वस्थ वृत्त की जो परिभाषा है, या जिसको हम परिभाषा नहीं, सॉरी, निरुक्ति जो है, वो निरुक्ति का मतलब वो जो शब्द है वो किन शब्दों से, मतलब जो उस शब्द है उस शब्द का क्या मतलब है। जैसे हमने हम स्वस्थ वृत्त को 3 शब्दों में तोड़ा। पहला हमने तोड़ा स्व, दूसरा स्थित, तीसरा वृत्त। अब स्व का मतलब होता है जो भी आपकी दोष आदि की प्राकृतिक अवस्था है। देखो, दोष आदि का कत्ल कहने का मतलब क्या है कि दोष तो आप सब जानते हो, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आदि का मतलब यहाँ पर जो आपकी धातु है, जो आपकी मल है, वो आपकी प्राकृतिक अवस्था में रहे। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। जैसे कि मान लो जो दोष है, अब वात दोष है वो पक्वाशय के नीचे होता है तो वहीं पर बना रहे। जो पित्त दोष है वो आपके हृदय और नाभि के मध्य होता है, और जो कफ दोष है वो हृदय के ऊपर होता है, ठीक है, उर प्रदेश में होता है। तो वहाँ पर वो क्या रहे, प्राकृतिक अवस्था में रहे, जितना है वो उतना बना रहे। जैसे रक्त है, रक्त का नॉर्मल लेवल जैसे 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो वो उतना ही रहे, ज़्यादा ना हो ना कम होगा। कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो भी वो आपको प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कहा गया है कि जो भी प्राकृतिक अवस्था है उसी में यहाँ पर देखने को, मतलब उसी में या फिर जो शादी है वो प्राकृतिक अवस्था में रहे। स्थित का मतलब होता है स्थिर रहना। ठीक है, और वृत्त का मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार मतलब जो आपके आहार विहार है वो सही तरह से बने रहे। ठीक है, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो स्वस्थ वृत्त क्या बताता है कि जो भी आपके जो दोष आदि है, जो धातु आदि है, मल आती है, उनका प्राकृतिक अवस्था में स्थित रहना। ठीक है, कैसे स्थित रहेगा कि आप कुछ वृत्त करोगे। वृत्त मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करोगे, कुछ व्यवहार करोगे। कैसा व्यवहार करोगे? वही अब अच्छी तरह से आहार विहार करोगे। ठीक है, अगर आप उचित आहार खाओगे तो आपके दोष है, धातु है, सारे अच्छे से बने रहेंगे। विहार मतलब कैसी एक्टिविटीज़ करोगे। ठीक है, तो उनसे भी क्या रहेंगे, आपको जो दोष आदि है वो एक स्थित अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में मेंटेन रहेंगे। इसी का मतलब होता है स्वस्थ वृत्त। अब देखो, यहाँ पर स्वस्थ वृत्त की डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं परिभाषा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी को याद होनी चाहिए। तो सब अस्मिन स्थाने सब अस्मिन कर्माणि स्वसु रूपे स्थियते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम। ये हमारी स्वस्थ वृत्त की परिभाषा है, जिसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपके जो दोष धातु मल है, भाई जो दोष धातु मल है वो अपने अपने स्थान पे रहे। ठीक है, स्व अस्मिनी कर्माणि, और अपने अपने जो कार्य करे, भाई जो है आपके जो दोष है, धातु है, मल है, वो अपने अपने स्थान पर रहे। और जो भी उनका कर्म है, दोषों का अपना, हर एक दोष का अलग कर्म होता है, हर एक धातु का अलग कर्म होता है, तो वो सभी अपना कर्म करे। एंड स्ववसी रूपे, स्ववसी रूपे का मतलब है कि जो भी दोष धातु मल है, कि जो भी अपने रूप में रहते हैं, प्राकृतिक रूप होता है, उसी में बने रहे। एंड स्थियते मतलब इसी में स्थित रहे। एंड तत्वृतम स्वस्थ वृत्तम, तो उसी हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्वस्थ वृत्त कहते हैं। तो हिंदी में देख सकते हो कि आहार विहार जिसको करने से जो दोष धातु मल है, ठीक है, देखो आहार विहार करने का कहने का मतलब ये जो वृत्त है, मतलब वृत्त मतलब व्यवहार, जो ये सब क्या व्यवहार आपका, कैसे आहार विहार कर रहे हो, उनकी वजह से जो आपके दोष धातु मल है वो अपने अपने स्थान पर रहे, अपने कार्य करे और अपने प्राकृतिक रूप में रहे। अगर इनका पालन कर रहे हो तो वही क्या है, आपका स्वस्थ वृत्त है। ठीक है, देन इसके हम बात करते हैं प्रयोजन एंड महत्व के बारे में। तो प्रयोजन, देखो अगर आपको आयुर्वेद का प्रयोजन याद होगा कि आयुर्वेद का प्रयोजन होता है प्रयोजनम चास्यम स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। तो सेम प्रयोजन यहाँ पर स्वस्थ वृत्त का भी होता है। स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन ये होता है कि पहले व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखे। भाई अगर आप स्वस्थ हो तो हमारा जो आयुर्वेद है या हमारा जो स्वस्थ वृत्त है ये चाहेगा कि आप हमेशा स्वस्थ ही रहो। फिर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसे आ जाती है जिसमें आप आतुर हो जाते हो, रोगी हो जाते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके रोग को, आपके विकार को या डिजीज़ को हम शांत करते हैं। तो इसका प्रयोजन होता है स्वस्थ वृत्त का। ये श्लोक चरक सूत्रस्थान के 30वें अध्याय का है। ठीक है, देन उसके बाद आता है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए स्वस्थ वृत्त का पालन आवश्यक है। अब देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? 4 चीज़ होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, अगर आपको ये चारों चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्वस्थ वृत्त का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं स्वस्थ रक्षा के लिए। अगर आप देखो,
अगर आपकी स्वास्थ्य की रक्षा होगी, भाई स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, भाई आप स्वस्थ वृत्त का पालन करोगे। स्वस्थ वृत्त क्या बताता है, स्वस्थ वृत्त बताता है कि आपको किस तरह से दिनचर्या का पालन करना है, किस तरह से आपको रात्रिचर्या का, ऋतुचर्या का, ठीक है, किस तरह से आपको सदवृत्त का पालन करना है, त्रिउपस्तंभ को देखना है। तो ये सब चीज़ों को कौन बताता है, आपका स्वस्थ वृत्त बताता है। अगर आप स्वस्थ वृत्त के अनुसार अपना आहार विहार दिनचर्या सब करते हो तो आप कैसे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। देन ये प्रमोट करता है या फिर स्वस्थ वृत्त के कुछ उपाय यहाँ पर बताया गया है कि दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ऋतुचर्या का। देखो दिनचर्या से नेक्स्ट चैप्टर है, ऋतुचर्या भी, रात्रिचर्या भी है और सदऋतु भी है, ठीक है। घबराना नहीं है, पहले भी आपने पढ़े होंगे फर्स्ट प्रॉफ के अंदर और सेकंड प्रॉफ के अंदर भी। यहाँ पर इन स्वस्थ वृत्त के अंदर इनको हम देखने वाले हैं। अब त्रिउपस्तंभ में क्या आता है, तीन उपस्तंभ, मतलब 3 पिलर्स ऑफ बॉडी कौन कौन से होते हैं, आहार होता है, निद्रा होती है, ब्रह्मचार्य होता है, ठीक है। तो अब ये किस में यूज़फुल होते हैं, ये यूज़फुल होते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में। देखो आजकल जो है ना, सबसे ज़्यादा जो डिसऑर्डर होते हैं वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। आप कोई भी ऐसा घर देख लो जिसमें आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस ना मिला हो, ठीक है। मोस्टली 2 में से हर एक घर को तो डायबिटीज़ मेलाइटिस देखने को आपको मिल जाएगा, या हाइपरटेंशन देखने को मिल जाएगा, थायराइड देखने को मिल जाएगा, ओबेसिटी देखने को मिल जाएगा। ये ऐसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो गए हैं जो कि स्वस्थ वृत्त का पालन ना करने की वजह से है। अगर लोग स्वस्थ वृत्त का पालन करते तो ये रोग आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो इनके लिए भी वो हेल्पफुल होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्वस्थ एंड स्वास्थ्य की। देखो इसकी बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या बात करी, हमने बात करी स्वस्थ वृत्त के बारे में। देखो चैप्टर का नाम क्या था, स्वस्थ एंड स्वास्थ्य। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वस्थ वृत्त के बारे में लिखिए। आपको इस शब्द की निरुक्ति लिखनी है, इसका श्लोक लिखना है, इसका क्या प्रयोजन है, कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं और कैसे ये हेल्पफुल होता है कि जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होता है उनको कम से कम करने के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो इसमें मैं जो भी बताने वाला हूँ ना, वो बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार बताने वाला हूँ। जितने पॉइंट दिए गए हैं वो सारे पॉइंट आपको कवर्ड मिलेंगे, सारा, ठीक है। तो आप हर एक पॉइंट को मिलाते चलना, ठीक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से सही, तो आप यहाँ पर देखना कि जितने पॉइंट मेरे सिलेबस में दिए गए हैं क्या सर ने उतने पॉइंट कवर कराए। देखो मैं सारे पॉइंट इसमें कवर कराऊंगा, ठीक, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा। फिर भी अगर आपके यूनिवर्सिटी में कोई अलग से पॉइंट दिया हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कमेंट के अंदर, ठीक है। तो ठीक, तो देन उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वस्थ एंड स्वास्थ्य के बारे में। देखो आपने बहुत बार सुना होगा जब भी कुछ लोग आपसे मिलते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपने सुना होगा, आपकी स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। तो एक पहले इसका हम श्लोक देख लेते हैं स्वस्थ एंड स्वास्थ्य का, कि सुसुष्टे निर्विकारत्वेन अतिष्ठति इति स्वस्थ स्वास्थ्य भाव स्वास्थ्य। तो ये चरक सूत्र स्थान 5 में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया सुसुष्ट निर्विकारत्वेन, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो निर्विकार मतलब जो विकार रहित स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं, मतलब निर्विकार हो, मतलब विकार का मतलब क्या होता है, कोई डिजीज, ठीक है। हम रिलेट करते हैं विकार का मतलब डिजीज से, मतलब जो कोई डिजीज ना हो, तो उस स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, कोई विकार नहीं है। देन स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्य, तो जो स्वस्थ का जो भाव होता है, देखो जो स्वस्थ का जो भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। तो हिंदी में भी यही लिखा है कि विकार रहित स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। भाई अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप क्या कहलाओगे, हेल्थी कहलाओगे, नहीं कहलाओगे, बिल्कुल कहलाओगे। देन अगर आप हेल्थी हो, स्वस्थ हो, और स्वस्थ के भाव को क्या कहलाएंगे, स्वास्थ्य से कहेंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति के भाव को ही स्वास्थ्य से कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि धातुओं की साम्य अवस्था होना ही स्वास्थ्य से है, ठीक है। देखो आचार्य चरक ने ही पे आपको अगर पढ़ा होगा कि स्वास्थ्य क्या बताया गया है कि अगर आपकी धातु सम है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, स्वस्थ कहला सकते हो, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्वस्थ एंड स्वास्थ्य में क्या होता है। सिंपली आप बताना कि स्वस्थ मतलब क्या है, कोई डिजीज का ना होना स्वस्थ होता है, और स्वस्थ के भाव को स्वास्थ्य से कहते हैं, ठीक है। अब स्वास्थ्य का मैंने यहाँ पर अलग से श्लोक भी लिखा है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली स्वास्थ्य के बारे में पूछता है, ना कि स्वस्थ के बारे में, ठीक है। तो आपको लिखना है तस्यम भावम स्वास्थ्यम, मतलब तस्यम भाव स्वास्थ्यम, ये भी आचार्य चरक सूत्र 5 में बताया गया है, ठीक। मतलब तस्यम भाव स्वास्थ्य, मतलब जब व्यक्ति व्याधि रहित अवस्था में रहता है तो उस स्थिति को ही स्वास्थ्य से कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, व्याधि रहित, भाई पहले हम क्या रहे थे, स्वस्थ के भाव को ही स्वास्थ्य से कहते हैं। अब स्वस्थ का भाव का कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई डिजीज नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है कि जब कोई डिजीज नहीं है तो उसी स्टेज को, उसी अवस्था को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य से कह रहे हैं। ये कहाँ पर बताया आचार्य, चरक सूत्र 5 में बताया गया है। तो एक बार मैं इस पेज का आपको रिकैप कराता हूँ, ताकि देखो
होता क्या है कि एक्चुअली जब भी आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनने में टाइम लगता है, ठीक है। मेरा भी धीरे धीरे क्या करेगी, इसमें पकड़ बनेगी अच्छी समझाने की, कि क्योंकि हम अभी पहले स्टार्ट किया है। जैसे आप चीज़ को स्टार्ट करते हो तो चीज़ें आसानी से होती चली जाती है। तो भी आप क्या करना है, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है और फिर उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अच्छी पकड़ बनती जाएगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं अभी स्वस्वृत एवं योग, ठीक है। अब स्वस्वृत एवं योग के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। स्वस्वृत के बारे में हमने अच्छा कुछ जान लिया है कि स्वस्वृत क्या होता है, कि स्वस्वृत के आप जो भी आपके जो दोष आदि है, ठीक है, वो जो दोष आदि है वो उनका प्राकृतिक अवस्था में बने रहना। कैसे बने रहेंगे, जब कुछ व्यवहार की वजह से, ठीक है। वो व्यवहार क्या है, वो आपका आहार है, व्यवहार, वो सारी चीज़ आप में आ जाती है। इसकी परिभाषा क्या है वो भी हम देख चुके हैं, प्रयोजन क्या है वो देख चुके हैं, प्रमोट देख चुके हैं। फिर हमने देखा इस चैप्टर का समझा कि हेल्थ क्या है और हेल्थी पर्सन क्या है और हेल्थ क्या है, ठीक है। हेल्थी पर्सन और हेल्थ क्या है आपकी, मैंने लिख लिया, मैंने इसको शायद स्वस्थ को हेल्थ बोल दिया है। तो ये क्या है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थी पर्सन हेल्थी है, और ये क्या हेल्थ है, ये हेल्थ होती है, और ये क्या होता है आपका हेल्थी होता है। हेल्थी मतलब तुम कितने हेल्दी हो और तुम्हारी हेल्थ क्या है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ यानी हेल्थी के बारे में। देखो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, दोनों ने अपनी स्वस्थ की परिभाषा दी है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल्लिक्रिया पर्सन आत्मेन इंद्रिया मना स्वस्थ इति विधीयते। ये आपने फर्स्ट प्रॉफ के अंदर भी, क्रिया शरीर के अंदर भी काफ़ी बार देखा होगा, ठीक है। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ के बारे में क्या कहा है, स्वस्थ की परिभाषा किस तरह से दी है कि सम दोष मतलब जो दोष होते हैं, चाहे शारीरिक दोष हो चाहे मानसिक दोष हो। शारीरिक में क्या जाते हैं वात पित्त कफ, मानसिक में क्या जाते हैं रज और तम आ जाते हैं। अगर दोनों ही दोष समान अवस्था में हो या फिर सम अग्नि हो। अब सम अग्नि कितनी 13 प्रकार की अग्नि बताई थी आचार्य सुश्रुत ने, कि 5 भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि, 1 जठार अग्नि। जो 13 अग्नि है अगर वो समान हो, ठीक है। और सम धातु मतलब जितनी भी धातु है, 7 धातु है, वो समान अवस्था में हो। मल क्रिया, और जो मल है, ठीक है, मल भी कह रहे हो कि सही प्रकार से हो, ठीक है। और पर्सन आत्म इंद्रिय मन, और जो आपकी आत्मा है, जो आपकी इंद्रिय है, मन है, अगर वो प्रसन्न अवस्था में रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। देखो आचार्य ने कहा अगर जो दोष है, धातु है, मल है, अग्नि है, आत्मा है, इंद्रिया है, मन है, वो सभी अगर आपके समान अवस्था में है तो उसे हम यहाँ पर स्वस्थ कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया स्वस्थ की परिभाषा अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि जो अग्नि होती है वो रूट कॉज ऑफ डिजीज। आप कभी भी देख लेना, अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई रोग हो रहा है तो उसमें जो मेनली कारण होगा वो अग्नि मंद का ही होगा। अग्नि मंद की वजह से आपको यहाँ पर डिजीज देखने को मिलेगी। देन उसके बाद जो यहाँ पर आत्मा जो वर्ड दिया, आत्मेन इंद्रिया मना, तो आत्मा जो वर्ड दिया गया है, इस आत्मा वर्ड को आचार्य ढलन है। आचार्य ढलन कौन थे, आचार्य सुश्रुत के टीका करते। जैसे चरक के टीकाकर चक्रपाणी है, उसी तरह सुश्रुत के टीकाकर ढलन है। तो उन्होंने आत्मा को रिलेट किया है शरीर से, यानी आपका शरीर प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है। वो किसने बोला, आचार्य ढलन ने बोला है। तो ये तो हो गई आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं आचार्य चरक ने। देखो आचार्य चरक ने जो डेफिनेशन बताई है, अगर आपने चरक सूत्र सन 21 पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये श्लोक दिया हुआ है, ये आपको याद करने हैं, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। सम मास प्रमाणस्तु सम सहनरो नरा और दृढ़ इंद्रियाणाम विकारानाम न बलेन आभिभूयते क्षुता पिपासा आतपसाह शीत व्यामाम संग संसाह सम पक्तम सम ज्वरम सम मासम चेव यमता, ठीक है, चेव मत। तो यहाँ पर क्या बताया, सम मास प्रमाणस्तु, यानी कि देखो अब यहाँ पर जो मास है एक प्रमाण बताया गया, एक मात्रा बताया गया कि इतना मास होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। जैसे आचार्य चरक ने तो अलग अलग तरीके से बताया था। अगर शरीर के प्रमाण की बात करूँ कि आचार्य चरक ने बताया था 84 अंगुल, आचार्य सुश्रुत ने बताया 120 अंगुल, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर किसके हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमाण की बात कर रहे हैं हम मास के प्रमाण के बारे में। यानी जो मास धातु है उसका एक उचित प्रमाण में, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए। आपने पढ़ा होगा ना बीएमआई वाला कि 24.5 से अगर ज़्यादा होता है तो वो वेट, फिर ओवर वेट, फिर ओबेसिटी वाली ऐसी कंडीशन आती है। तो मतलब जितना बताया गया उतना होना चाहिए। एंड सम सहनरो नरा, तो सम मास प्रमाणसु सम सहनरो नरा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सम सहनर हो, मतलब जी जितना उसका जो शरीर है वो एक तरीके से गठा हुआ शरीर हो, गठित शरीर हो, ठीक है, उसका शरीर का गठन हो, ठीक है, मतलब टाइट हो, ऐसा ना हो कि बॉडी बहुत ज़्यादा लूज हो, शेप बिगड़ा हुआ हो, ठीक है, इस तरह से। दृढ़ इंद्रियान विकारा नाम, ठीक है, और ना बलेन अभिभी होते। तो यहाँ पर जो आपकी इंद्रिया है वो दृढ़ हो, दृढ़ मतलब मजबूत हो, अच्छी हो, ठीक है, अच्छी तरह से काम करे, क्रिया करे। एंड विकारा नाम ना बलेन अभिभी होते, ठीक। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो व्याधि क्षमता
उत्तम हो, कि ना बले न अभिवते, मतलब ऐसा ना हो कि जो आपकी बॉडी है वो बल के जो विकार की चपेट में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी बॉडी में इतना बल होना चाहिए कि वो व्याधियों से लड़ सके। एंड छुता पिपासे आतप सहा, और जो छूता है मतलब भूख है, पिपासा प्यास है, आतप धूप है, इन सभी को सह सके। शीत व्यायाम संशय है, और शीत को व्यायाम को भी सह सके। एंड समपक्तम समज्वरम, मतलब अच्छी तरह से पाचन शक्ति अच्छी हो। समज्वरम, सम जो जर का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, मतलब जब भी बुढ़ापा आए वो उचित समय पर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30-40 साल के समय में आपको बुढ़ापा आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सम्मास से मतम, तो सम्मास का मतलब है जो भी जितनी भी धातु होती है, ठीक है, वो एक समान मात्रा में उनका उपचय, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिख रहा है कि मांस धातु का परिमाण सम हो, शरीर का गठन समान हो, इंद्रिय दृढ़ हो, व्याधि क्षमता उत्तम हो, धूप प्यास भूख व्यायाम को सह सके, पाचन शक्ति सम हो, वृद्धावस्था को ठीक समय पर हो, सभी धातुओं को उपचय समान हो। तो ये भी श्लोक आपको लर्न करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, धातु साम्य लक्षण, ठीक है। अब धातु साम्य लक्षण आचार्य चरक ने क्या बताया गया है कि 10वीं परीक्षा विषयों के अंतर्गत आने वाले कार्य धातु साम्य। देखो आप यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ोगे 10वीं परीक्षा, ठीक है। देखो वैसे तो 2 पढ़ोगे, एक 10वीं परीक्षा पढ़ोगे और एक और 10वीं परीक्षा करके भाव आएगा, और जो दूसरा होगा वो आएगा 10वीं आतुर परीक्षा, ठीक है। 2 टॉपिक आते हैं, कंफ्यूज मत होना। एक होता है 10वीं परीक्षा भाव और एक होता है 10वीं आतुर परीक्षा, मतलब आतुर मतलब रोगी की परीक्षा करते हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है परीक्षा भाव है, तो जिनके अंदर से एक आता है आपका कार्य, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कार्य की, देखो कार्य कौन से नंबर पे आते हैं। अगर आपको 10वीं परीक्षा भाव याद होंगे जो कि चरक विमान स्थान 8 के अंदर बताए गए हैं, तो वो होते हैं आपके एक कारण होता है, और देन तीसरा आपका कार्य योनि होता है, चौथा कार्य होता है, पांचवा कार्य फल होता है, ठीक है। तो कार्य फल, देन छठा आपका अनुबंध होता है, सातवां देश होता है, आठवां काल होता है, नौवां प्रवृत्ति होता है, और 10वां उपाय होता है। तो कार्य कौन से नंबर पे आता है, कार्य देखो फिर से करता हूँ, मैंने कार्यफल के साथ रिलेट कर दिया इसे। देखो तो कारण करण और कार्य योनि, चौथा होता है कार्य, फिर उसके बाद कार्यफल आता है। जो चौथा जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य भाव होता है, तो ये कार्य धातु साम्य है। तो चिकित्सा का कार्य रोगी की धातु को शम करना होता है, व्याधि को नष्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर का कार्य बताया गया है कि डॉक्टर का कार्य क्या होता है, धातु को सम करना होता है। देखो अभी अगर आपको अच्छी तरह से समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर चरक विमान स्थान पढ़ोगे तो अच्छे से और भी आपको मैं समझाऊंगा वहाँ पे, ठीक। तो जो चिकित्सा का जो कार्य है उसको क्या होता है, धातु को शम करना होता है। अब इसकी परीक्षा कैसे कर सकते हैं कि वेदना नहीं होगी, स्वर वर्ण प्राकृतिक होंगे, शरीर पुष्ट होगा, बल बढ़ेगा, भोजन की इच्छा होगी, रुचि होगी, खाना पचा हुआ पच जाएगा, और मल का प्रावर्त होगा सामान्य रूप से। ये आदि आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है कि स्वस्थ पुरुष में शोधन का महत्व है। देखो अगर आप स्वस्थ पुरुष में शोधन कराते हो, देखो शोधन क्या होता है, देखो 2 चीज़ होती है, एक होती है शोधन, एक होता है समन। समन का मतलब क्या होता है, जो भी आपके 2 जोश बढ़े हुए हैं उनको आप उन्हीं के लेवल पे बस शांत कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो वात बढ़ा हुआ है तो तेल आप पूरे शरीर पे लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं तेल से शांत हो जाएगा, ठीक है, या तेल का भी आप सेवन करा सकते हो, ठीक है। और या फिर जैसे मान लो पित्त बढ़ा हुआ है तो घृत का सेवन कराओगे तो घृत से भी क्या हो जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा। कफ बढ़ा हुआ है तो मधु का सेवन कराओगे तो भी शांत हो जाएगा। 2 चीज़ सेवन कराने की, एक चीज़ शरीर में मोस्टली लगाने की होती है, ठीक है। तो ये होता है समन। शोधन का मतलब क्या होता है कि अगर दोष बढ़ गए, जैसे वात दोष बहुत बढ़ गया है तो उसके लिए हम वस्ती करा देंगे, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो विरेचन करा देंगे, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वमन करा देंगे। हम वो डिपेंड करता है कौन सी ऋतु में कराते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। अब एक देखो, अब इसको समझना, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ शोधन। देखो शोधन में ऐसा नहीं है कि जो आपका दोष बढ़ा हुआ है वो जो दोष बढ़ रहे हैं उनको निकाल देते हैं पूरी तरह से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको कभी बताया करता था कि वात दोष, जैसे मान लो कि नॉर्मल वैल्यू वात दोष की 10 होनी चाहिए हमारी बॉडी में, ऐसा कुछ होता नहीं है। मान लो कि 10 होनी चाहिए, वो 10 से क्या हो गया, 20 हो गया है, मतलब 10 और बढ़ गया, तो हम वस्ती से क्या करेंगे, जो 10 बढ़ी हुई वैल्यू उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जैसे पित्त है, पित्त मान लो कि 10 है, 10 होना चाहिए, 20 हो गया, तो विरेचन से हम 10 को निकाल देंगे, 10 बॉडी में रहने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से। और शोधन का फ़ायदा क्या होता है, शोधन का फ़ायदा ये होता है कि फिर जल्दी से जो आपके दोष होते हैं, वात पित्त कफ है, वो इतनी जल्दी एग्रीवेट नहीं होते। अब इतनी जल्दी मतलब कहने का मतलब है कि 6 महीने 1 साल कम से कम वो एग्रीवेट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने शोधन कराया ज़िंदगी भर आप ठीक रहोगे, एक टाइम होता है, मान लो 1 साल तक भी आपको कोई दोष इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझ सकते हो, कफ है कि
जैसे कि बसंत ऋतु आती है तो उसमें कफ का एग्रीवेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको रिस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो उस केस में क्या करा सकते हो, वमन करा सकते हो। अब जैसे ही आपने वमन कराया तो आप सोच सकते हो 1-1.5 साल तक आपको यहाँ पर रिस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से चलो हम बात करते हैं अब ऋतु के अनुसार दोष। देखो दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। मैंने आपको बताया था आपको क्या याद रखना है, प्रकोप याद रखना है 452 से 452 से। अगर आपको ऋतु का सीक्वेंस याद होगा, शिशिर ऋतु, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो वर्षा चौथे नंबर पे आती है, शरद 5वें नंबर पे आती है और जो वसंत है वो दूसरे नंबर पे आती है। अगर आपने प्रकोप याद कर लिया तो इससे पिछली वाली ऋतु का संचय होता है और इससे अगली वाली ऋतु का शमन होता है। ठीक है, संचय का मतलब क्या होता है कि दोषों का एग्रीवेट होना। प्रकोप का मतलब क्या होता है कि अब दोषों का इफेक्ट दिखेगा, कि अगर मान लो कि ग्रीष्म ऋतु में वात दोष बढ़ा हुआ है तो वो वर्षा ऋतु में क्या दिखाएगा, वात की वजह से वेदना होगी, थकावट, बॉडी बहुत ज़्यादा रुक्ष हो जाएगी, तो ये सारे उसके प्रकोप देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे अगली ऋतु आ जाएगी तो उसमें वात का अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका हम शोधन कब कराएंगे, तो इसका प्रकोप जिस ऋतु में उसका प्रकोप होता है उस ऋतु में उस दोष का शोधन कराना चाहिए। उसी तरह से पित्त का जो प्रकोप है वर्षा ऋतु में तो उसका संचय इससे पिछली वाली ऋतु, समन उससे अगली वाली ऋतु। विरेचन शोधन काम कराएंगे तो जिसमें प्रकोप, शरद में प्रकोप हो रहा था शरद में विरेचन करा दो। उसी तरह कफ का जो प्रकोप है वसंत में हो रहा है तो इसका जो शोधन है वमन में ही करा दो। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी जो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, इंद्रियों में बल आ जाएगा, धातु स्थिर हो जाएंगे, दोष इतनी जल्दी प्रकोपित नहीं होंगे, व्याधि का नाश हो जाएगा। अपने थोड़े से बना सकते हो, लेट कर सकते हो, अग्नि बढ़ जाएगी और बुढ़ापा लेट आएगा। ठीक, देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। देखो अभी तक हम आयुर्वेद के पोर्शन पे थे, तो मोस्टली सारा आयुर्वेद का था। अब थोड़ा यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। देखो अब हेल्थ की मैं डायरेक्ट जो डेफिनेशन बताऊंगा वो WHO के अनुसार बताऊँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही आती भी है। लेकिन आपकी बुक में ट्रेडिशनल डेफिनेशन दे रखी होगी या बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी होंगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले जो हेल्थ को हम क्या कहते थे कि अगर किसी को कोई डिजीज़ नहीं है तो वही हेल्थ है, पहले के टाइम पे ये कहते थे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, कोई एक्स व्यक्ति है, उस एक्स व्यक्ति को कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखो कोई ये एक्स व्यक्ति है, ये मान लो रामलाल है, इस रामलाल को अगर कोई डिजीज़ नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है तो उसको हम हेल्थी कह सकते थे। ये पहले के टाइम पे था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, हेल्थ की जो डेफिनेशन वो इवॉल्व हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे 1948 में जो WHO है, ये WHO कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसने डेफिनेशन दी हेल्थ की कि ऐसा नहीं है कि जिसमें डिजीज़ नहीं है वही हेल्थी है। उन्होंने बोला कि एक कंप्लीट स्टेट, एक कंप्लीट वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट आप फिजिकली, कंप्लीट मेंटली, कंप्लीट सोशली। अगर आप इन तीनों चीज़ों से PMC से, PMS से, फिजिकल मेंटल सोशली, अगर आप इन तीनों चीज़ों से फिट हो तब जाके हम आपको हेल्थी कह सकते हैं। ये किसने कहा, WHO ने कहा। ठीक है, WHO ने कहा कि केवल डिजीज़ का ना होना ही हेल्थी नहीं है, तीनों चीज़ में फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर आप तीनों चीज़ों से फिट है तब जाके हम आपको हेल्थी कह सकते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, और या इन्फॉर्मिटीज़। तो उन्होंने यही बताया कि केवल डिजीज़ का ना होना ही हेल्थी नहीं है, उस व्यक्ति को फिजिकली, मेंटली और सोशल भी आपको ठीक होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आपने भाई एक बॉडी बिल्डर है, बढ़िया, इसने एप्स बना रखे हैं, 6 पैक्स 8 एप्स जो भी है, और बढ़िया बॉडी डोले सोले बना रखे हैं, लेकिन वो मेंटली कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या फिर जो भी है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो वहाँ से वो वीक है, तो उस व्यक्ति को भी हम यहाँ पर हेल्थी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और या फिर सोशली कह सकते हैं, मतलब अगर वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, लोगों से बीच घुल मिल नहीं पा रहा है, तो भी वो फिट नहीं कहला जा सकता, तो भी वो हेल्थी नहीं कहा जा सकता। फिर यहाँ पर आती है कि ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो एक बात आती है कि सर डेफिनेशन की, हेल्थ की डेफिनेशन तो हो चुकी थी ना, फिर ये ऑपरेशन डेफिनेशन, ऑपरेशन मतलब एक तरीके से उस हेल्थ के लिए एक मेजर करने के लिए वो चीज़ बनाई गई है। भाई इन चीज़ को फिजिकल, मेंटल, सोशल को हम एक तरीके से मेजरेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐसी डेफिनेशन बताई जिसको हम कहीं ना कहीं मेजरेबल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर छोटा सा मैंने लिखा है, थोड़ा इसको समझ लेना, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के, कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल आइडियलिस्टिक थी, लेकिन वो ईजिली मेजरेबल इसको हम नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेशन डेफिनेशन है वो हेल्थ की, उसको आप अपनी प्रैक्टिस के यूज के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप इनको एक रिलेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस में, कि इस तरह से आपको हेल्थी कह सकते हो। देखो
अब यहाँ पर जो ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, देखो लिख देता हूँ, ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, समझ लेना थोड़ा। तो उन्होंने दो चीज़ बताई, एक बताया ब्रॉडर सेंस में, समझ रहे ब्रॉडर, बस कोई चीज़ बड़ी सेंस में बताया, एक बताया नैरो सेंस में। अब देखो यहाँ पर ब्रॉडर सेंस कहने का क्या मतलब है, देखो ब्रॉडर में कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है किसी भी जेनेटिक या फिर किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब यहाँ पर आता है कि नैरो, फिर आता है नैरो सेंस। अब ये नैरो सेंस में क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ को, नो एविडेंट डिजीज मतलब कोई डिजीज नहीं होना, ठीक है, और जो फंक्शन होता है वो एक नॉर्मल लिमिट में होती है, ठीक है। और दूसरा जो आपकी बॉडी है वो होम्योस्टेटिस को मेंटेन करती है, मतलब जो भी वो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, होम्योस्टेट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये दो सेंस बताए, एक ब्रॉडर सेंस कि आप मतलब कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है तो इसकी क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग, मतलब क्वालिटी है ना, मतलब वो किस तरह से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की फंक्शन कर रहा है, कितनी क्वालिटी से कर रहा है किसी भी गिवन कंडीशन में, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। फिर दूसरा आता है कि नैरो सेंस के अंदर इसकी कोई डिजीज़ नहीं होना, ठीक है, कोई डिजीज़ नहीं है, उसके अंदर एक नॉर्मल लिमिट के अंदर कैसे फंक्शन कर रहा है, फिर उसके जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, देन उसके बाद हमने देखा ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ के लिए क्यों बताया गया, ताकि इसको हम अपने प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बताई गई है, ठीक है। जैसे इसको हम डिवाइड किया गया एक ब्रॉडर सेंस में, एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में बताया गया कि जो क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नैरो सेंस के अंदर क्या होता है कि नो एविडेंट डिजीज फंक्शनिंग विद इन नॉर्मल लेवल, मतलब कोई डिजीज नहीं है लेकिन जो फंक्शन हो रहे हैं एक लिमिट के अंदर हो रही है। दूसरा क्या बताया गया है, ऑर्गन सिस्टम इन डायनामिक इक्विलिब्रियम अडेप्टेबल टू स्टिमुलाई, मतलब जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, उस एक्सटर्नल स्टिमुलस हो इंटरनल हो तो उनमें क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी है वो अडेप्ट हो रही है, यानी कहीं ना कहीं होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रही है, वो तो एक नैरो सेंस में बताया गया है, ठीक है। अगर अडेप्ट कर रही है तो भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वो हेल्थी है, ठीक है। एक लिमिट के अंदर कह रहा है कि फंक्शन कर रहा है, कोई डिजीज नहीं है तो भी वो हेल्थी है। ब्रॉडर सेंस में बताया गया है कि कैसे भी कंडीशन आपको दी दी गई है फिर भी जो आपकी क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग है वो अच्छी हो रही है तो भी वो हेल्थी है, तो इस तरह से। देन उसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, जो ये तीन डायमेंशन बताए थे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, वही डायमेंशन देखने हैं कि पहला होता है फिजिकल डायमेंशन। अब देखो यार इन चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिजिकल डायमेंशन कहने का मतलब क्या है कि आप फिजिकल फिट हो या नहीं, आप नॉर्मल वर्क कर पा रहे हो या नहीं, फिजिकल में आपकी जो बॉडी की सेल्स है वो अच्छी तरह से फंक्शन कर पा रही है नहीं कर पा रही है, कैसे पता लगेगा आप फिजिकल फिट हो, भाई आपकी अच्छी हाइट होगी, अच्छे बाल होंगे, स्किन क्लियर होगी, आँख चमकदार होंगी, आपके नेल्स कटे हुए होंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इन सब पैरामीटर से आप यहाँ पर पता कर सकते हो। इसी तरह मेंटल डायमेंशन में क्या होता है, भाई आप कितने इमोशनली स्टेबल हो, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और अपने आप को कितना जानते हो, कितना आप कॉन्फिडेंस रह सकते हो। फिर सोशल में आ जाता है कि किस तरह से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, किस तरह से आप अपने जो भी कहते हैं रिलेशन वगैरह है उनको आप हैंडल करते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, सोशल हेल्थ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन की, तो द परफेक्ट फंक्शनिंग द बॉडी, मतलब बॉडी परफेक्ट फंक्शन कर रही है, एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन अच्छे से फंक्शन कर रहा है, फंक्शनिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी, मतलब जितने भी सेल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन हमारे अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो वाले ऑर्गन, तो वो एक अच्छे फंक्शन कर रही है ऑप्टिमम कैपेसिटी के साथ। सिग्नल क्या है, साइन क्या, सॉरी साइन क्या है फिजिकल हेल्थ के कि गुड कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, क्लियर स्किन होगी, ब्राइट आइज होगी, लस्ट्रस हेयर होंगे, बॉडी वेल क्लोथ होगी, नॉट टू फैट, ज़्यादा मोटा नहीं होगा, और इसमें से जो ब्रेथ वगैरह आएगी वो एक अच्छी स्मेल आएगी, ऐसे नहीं होगी कि कोई मुंह खोल रहा है बदबू आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं। और इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, तो कैसे एवल्यूएट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ABCD। एक होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड सेल्फ क्यूशनरी, तो इसमें क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे मीटर्स होते हैं, कुछ ऐसे मेजरेबल यूनिट्स होती है जिनको मेजर करते हैं आपकी पूरी बॉडी को, ठीक है, जिनसे आप कह सकते हो कि आप फिजिकली फिट है। दूसरा कि बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, भाई लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह कर सकते हो, कहीं डिजीज वगैरह तो नहीं है। वही क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक, क्लिनिकल मतलब डॉक्टर वगैरह को साइन सिम्टम देखेंगे वहाँ पर। फिर डाइटरी एंड नरिशमेंट, फिर देखा जाएगा कि आप खा पी रहे हो, कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो, इन चारों चीज़ों को एब्सिस्टेंट करके ABCD, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बायोकेमिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और डाइटरी एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट, इन चारों को करने के बाद आपकी यहाँ पर फिजिकल हेल्थ को एवल्यूएट करा जाता है।
फिर मेंटल डायमेंशन में क्या है कि ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच में, इमोशनली स्टेबल है, गुड सेल्फ कंट्रोल है, कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी से वो लड़ सकता है, अपने आप को जानता हो, कॉन्फिडेंस हो, इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता हो। अब सोशल में क्या जाता है, सोशल में आ जाता है कि सोशल वेलनेस रेफर टू योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल, ठीक है, मतलब किस तरह से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ करते हो और दूसरों की और खुद की किस तरह से इज्जत करते हो, डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप, किस तरह से आप अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाते हो, ठीक है। तो एंड डेवलप क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, और आप कैसे क्वालिटी और कम्युनिकेशन आप डेवलप करते हो, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, सोशल हेल्थ के अंदर आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है जो पॉइंट मैंने बताए वही लिख सकते हो, जितने पॉइंट आपको पता हो, जितने आप यहाँ पर समझ सकते हो, वो सारे पॉइंट इसके अंदर आप इजीली लिख सकते हो। देखो अब आता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, ठीक है। तो यहाँ पर बात वही आती है, सर आपने पहले हेल्थ बताया, फिर ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बताई, देन अब आप बता रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, ठीक है। तो वो क्यों बता रहे हो, ताकि ये इसेंशियल होता है कि जो भी आपकी, जो अभी मैंने मॉडर्न हेल्थ की आपको एक डेफिनेशन बताई, उसको आपको और ज़्यादा एक्सपेंड करना है और ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। तो इसेंशियल एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ मॉडर्न हेल्थ अंडरस्टैंडिंग, या फिर डिस्क्राइब एज जजिंग लाइफ पॉजिटिवली एंड फीलिंग गुड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वेलबींग के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, एक होता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अगर मैं रिलेट करता हूँ, क्लिनिकली रिलेट करता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपने हिस्ट्री टेकिंग पढ़ी होगी रोग निदान के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे कुछ साइंस आते हैं जो डॉक्टर देखता है। देखो सिम्टम पेशेंट बताता है, लेकिन उन सिम्टम्स के आधार पर जो साइन जो देख रहा है वो कौन देखता है, डॉक्टर देखता है। यानी ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट कौन है, और फिजिशियन हो गया एक तरीके से। क्लिनिकल के लिए यूज़ बता रहा हूँ मैं, ये तो मैं बताऊँगा ये आपको। एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट के लिए आप यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट होगा जो आपको वो सिम्टम बता रहा है, ठीक है। ठीक, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले चलो अभी समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि पेज दिखाता हूँ, चलो कि ये कोई पेशेंट है, ठीक है, ये रामलाल मोहनलाल, ये आपका पास एक पेशेंट आया है और ये बताता है आपको सिम्टम, कि मान लो ये बताता है आपको एब्डोमिनल पेन बताता है, एब्डोमिनल पेन बताता है कि मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड में पेन है जो कि ऊपर की ओर हार्ट की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पर इसके सिम्टम देख रहे हो, ठीक है, सॉरी जो पेशेंट है वो क्या बता रहा है, अपने सिम्टम्स आपको बता रहा है। अब जो वो सिम्टम बता रहा है वो क्या है, सब्जेक्टिव, एस से सिम्टम और एफ से ही सब्जेक्टिव। यानी सब्जेक्टिव कौन हो गया, वो पेशेंट हो गया जो आपको यहाँ पर सिम्टम बता रहा है, क्योंकि उस पेशेंट को पता है पेन कितना है, कितना पेन हो रहा है, वही उसको झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो किसको पता है, पेशेंट को पता है। अब यहाँ पर एक बढ़िया अच्छे खासे डॉक्टर बैठे यार, बढ़िया, जी हाँ बिल्कुल बताइए। तो उन्होंने देखा कि यार इसके एब्डोमिनल में पेन है, वो ऊपर की ओर बता रहा है, लेफ्ट साइड बता रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है, 9 एब्डोमिनल के रीजन में, कहीं ना कहीं मुझे इसको गैस्ट्रिक लग रहा है, गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक पेन लग रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो स्टोमच से या फिर गैस वगैरह का उसको पेन लग रहा है, ठीक है। तो वो पेन लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि इन सिम्टम्स के आधार पर साइन पता कर रहा है कि वो कौन से डिजीज़ के साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब वो डॉक्टर कौन हो गया, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ रहे हो बात को, इस तरह से आप क्लिनिकल भी रिली यूज इसे कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया अब आप इसे भूल जाइए, क्यों भूल जाइए, क्योंकि इसको हम यहाँ पर अब कुछ अलग देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस जो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है, इस टर्म को हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग के नाम से भी जानते हैं, और सब्जेक्टिव कंपोनेंट को हम क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कैसे याद करोगे, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग करते हैं तो ओ सेल से, ओ से ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, एस से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एल से लेवल ऑफ लिविंग। कैसे याद रखो, ऑसल, भाई आपने देखा होगा ना ऑसम, ऑसम ऑसम सुना होगा, तो इसी से याद रखना ऑसल, क्योंकि हम लोग ऑसम तो है नहीं, ठीक है, क्यों ऑसम नहीं है, तो हम क्या है, हमें एल, आप समझ रहे हो एल का मतलब क्या है, ठीक है, तो हमें एल सब, ठीक है, क्योंकि अपने को पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो हम क्या है, एल है, तो इसलिए इस तरह से आप रख सकते हो ऑसल, ठीक है। ऑसम अपन नहीं है, अपन क्या है, एल है, तो ऑसल याद रखना। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग। फिर यहाँ पर आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई ये तुमने अगर रहीज़ादे कोई मूवी देखी होगी, या जो रहीज़ादे होते हैं आपके कॉलेज वगैरह में भी कोई लड़का लड़की, तो वो देखा होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, बहुत बार सुना होगा, मैंने भी सुना था, मुझे भी नहीं पता क्या था,
लेकिन जब मैंने किताब में पढ़ा तो मुझे समझना पड़ा भाई क्या होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है कि आपका जो ज़रूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, वो कैसे है उनको मेजर करना, ठीक है, कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी हाउसिंग क्या है, आपका जॉब स्टेटस क्या है, वो सब क्या है स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो, कहते हैं ना कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, आप भी समझो कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। उसी तरह से यूज इन एसेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल इकोनॉमिक्स, मतलब किस तरह से आप रह रहे हो, आपकी सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें। और ये ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया कि जो डॉक्टर देख रहा है कि इसका ब्लड शुगर लेवल कितना है, फीवर कितना है, बीपी कितना है, वो सब, ठीक है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग पॉइंट व्यू है जो मैंने आपको फिर भी बता दिया है। समझ रहे बात को। तो आज से आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो फिर आता है लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है। अब भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ठीक है भाई आप पैसे वगैरह कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप रह कैसे रहे हो। भाई एक होता है कि आपके पास सब पैसा है, ठीक है, लेकिन उस पैसे को आप कैसे यूज़ कर पा रहे हो, मतलब किस तरह से आपको हेल्थ बेनिफिट ले पा रहे हो, किस तरह से आप अच्छा खाना खा रहे हो, किस तरह से एजुकेशन है, मतलब लेवल ऑफ लिविंग क्या है। तो उसके 9 कंपोनेंट होते हैं। पहला हेल्थ, दूसरा कंजप्शन, फूड कंजप्शन, तीसरा एजुकेशन, चौथा ऑक्यूपाइंग एंड वर्किंग कंडीशन, कहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका घर कैसा है, सोशल सिक्योरिटी कैसी है, कपड़े कैसे हो, रिक्रिएशन लेजर कैसा है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इन 9 पॉइंट को याद रखने के लिए अपन ने एक बनाया निमोनिक ट्रिपल एच ऑस्कर एफ ई, ठीक है, समझ रहे बात को। अगर कोई बच्चा WWE देखता है तो उसमें ट्रिपल एच होता है, तो ट्रिपल एच को क्या मिलता है, ऑस्कर मिलता है। क्यों मिलता है, एफ ई के, एफ ई वाला ऑस्कर मिलता है, मतलब आयरन वाला ऑस्कर मिलता है, ठीक है। तो ट्रिपल एच ऑस्कर एफ ई, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना कि ट्रिपल एच से एक ऐसे हेल्थ हो जाएगा, एक ऐसे हाउसिंग हो जाएगा, एक ऐसे ह्यूमन राइट हो जाएगा, ओ से ऑक्यूपेशन हो जाएगा, और एस से सोशल सिक्योरिटी हो जाएगा, सी से क्लॉथिंग हो जाएगी, और देन आर से रिक्रिएशन हो जाएगा, और एफ से फूड कंजप्शन हो जाएगा, ई से एजुकेशन हो जाएगा। तो ये अच्छा निमोनिक है, आप भी कर सकते हो, आपको 9 पॉइंट अच्छे से हो जाएंगे। देन उसके बाद है सब्जेक्टिव कंपोनेंट, जिसको हम रिलेट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ से। क्वालिटी, भाई ठीक है आपके पास पैसा है, जो भी है, आप जी कैसे रहे हो। कहते हैं ना कुछ लोग गरीब होते हैं लेकिन अपनी आदत से गरीब होते हैं, ठीक है। सब आपने सुना होगा कि कुछ लोग गरीब होते हैं कि गरीब इसलिए नहीं होता कि उसमें पैसे नहीं है, गरीब अपनी आदत से गरीब होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास है, पैसे है भाई, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फिर भी वो कह रहा है कि क्वालिटी अपनी लाइफ, भाई एक कम पैसे वाला व्यक्ति अपनी अच्छी लाइफ जीता है, लेकिन वही एक ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति वो बहुत ख़राब लाइफ जी रहा है, ठीक है, वो हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में कंजूस लाइफ, वो सब वगैरह। तो वही डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जैसे कि कोई फैमिली है या कोई मैरिज है, वही अपने मैरिज से कितना सेटिस्फाइड है, कितना वो हैप्पी है, किस तरह से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पा रहा है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिज से या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, जो भी आपका इशू है, तो वो क्या है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या होगी, वहाँ पर ख़राब हो गई, ठीक है। तो उसी तरह से इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ असेसमेंट के लिए, और जिसको हम एफिलेट कर सकते हैं PQLI से। केवल ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडेक्स, जिसके 3 इंडिकेटर होते हैं। पहला इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंस एट एज, और लिटरेसी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स में आपको ध्यान रखने हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताई थे पहले भी, ठीक है। देखो अब आपको क्या रखना है कि सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, तो याद रखना है कि ताकि जो मॉडर्न हेल्थ की जो डेफिनेशन की उसको अच्छी तरह से हम समझ सके, उसके लिए लाया गया है। एक होता है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, एक होता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। इस ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एक दूसरा होता है लेवल ऑफ लिविंग, देन इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है कि रोटी कपड़ा मकान की इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, हाउसिंग क्या है। और इसमें 9 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं कि ट्रिपल एच ऑस्कर एफ ई। देन उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो अपनी फैमिली से, मैरिज से, या फिर आप कितने मेंटली स्टेबल हो, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट काफ़ी मैटर करता है। तो आज का हमारे लास्ट टॉपिक रहने वाला है वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। अगर आपने कभी पहले संस्कृत पढ़ी होगी अर्लियर, तो वहाँ पर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, या इतिहास में कभी कभी देखने को मिलता है, वसुदेव कुटुंबकम।
तो ये भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 72 में आया है ये टर्म वसुदेव कुटुंबकम। तो इसी को यहाँ पर आपकी जो मॉडर्न हेल्थ है या हमारे आज के टाइम पे इसको वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के नाम से जाना गया है, जैसे कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ठीक। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देखो, इसको आप रिलेट कर सकते हो कि जब कोरोना का टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या था कि जो रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर लगे थे वही रूल एंड रेगुलेशन चाइना में, वही रूल एंड रेगुलेशन अमेरिका में। भाई क्या रूल एंड रेगुलेशन थे कि आपको मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, ठीक है, और गरम गरम चीज़ों का सेवन करना है, इम्यूनिटी पे काम, मतलब जो भी है वो सारे रूल एंड रेगुलेशन हर जगह फॉलो हो रहे थे। तो इसी तरह से भी वसुधैव कुटुंबक यही एक कॉन्सेप्ट बताता है कि आपकी एक ही अर्थ है, तो एक ही फैमिली होना चाहिए, एक ही फ्यूचर होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। उसी मोटो को जो हमारा इंडियन G20 प्रेसिडेंट से वो लाया गया था, ठीक है, दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका, लक्ष्य क्या है? सामूहिक रूप से और प्रभावी ढंग से वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सर्वसम्पत्ति की संभावनाएं पैदा करना है। तो यही बताया गया है कि सामूहिक रूप से मतलब बहुत सारे एक ग्रुप, एक कम्युनिटी या प्रभावी रूप से इफेक्टिव तरीके से जो विश्व में चुनौतियाँ आती है, जैसे मैंने बताया कोरोना है या फिर कोई और अदर वायरस आते हैं। पहले के टाइम पे जो छोटी माताएं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आई थी, तो उनसे निपटने के लिए एक सर्वसम्मति की भावना पैदा करना है, मतलब सभी को एक जगह मिलजुल के ये सब चीज़ें काम करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस वसुधैव कुटुंबक का मतलब बताया, जैसे वसुध का मतलब होता था अर्थ, एव का मतलब इस देश, कुटुंब का मतलब फैमिली, मतलब एक अर्थ है तो वही एक फैमिली होना चाहिए और एक ही फ्यूचर होना चाहिए। पूरे विश्व में एक बड़ा परिवार है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड है। इसका महत्व क्या बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबक के दर्शन को अपनाना, मतलब जो भी दर्शन दिया, फिलॉसफी दी गई, दर्शन आपने पढ़ा हो, दर्शन निरूपण, इंडियन फिलॉसफी, इस तरह से भारतीय न्याय जो भी है पहले पदार्थ विज्ञान के अंदर। तो वसुधैव कुटुंबक जो दर्शन था उसको अपनाना और एक ऐसे विश्व का निर्माण करना अनिवार्य हो गया है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्षता, गरिमा और सत्यनिष्ठा का व्यवहार किया जाए, मतलब सभी को एक समान तरीके से, मतलब आप इस तरह से मानो कि ये आपकी पूरी एक अर्थ है। इस पूरी अर्थ पे कोई यहाँ पर मान लो पाकिस्तान है, यहाँ पर जापान है, ये अमेरिका है, मुझे नहीं पता भाई, मैप के वगैरह में कभी कोई कमेंट करने लग जाए, ये इंडिया है, ठीक है, ये श्रीलंका है, ठीक है, इसी तरह से मतलब ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग है। ये क्या, अर्थ तो एक ही है, तो इस पर रहने वाले लोग भी क्या होने चाहिए, एक फैमिली की तरह होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि जिस घर के अंदर आप रहते हो तो और भी कुछ रहते होंगे, अब जो और सदस्य रहते हैं वो आपकी फैमिली तो है भाई, आप अपने घर के अंदर अपनी फैमिली को ही रखोगे, ऑब्वियस है। तो इसी तरह से बाहर आ गया है कि इस अर्थ को भी आप एक घर की तरह मानो, और इस घर के अंदर जो भी रहेंगे वो एक फैमिली तो होगी। अब जो एक फैमिली होगी उनका एक ही क्या होगा, गोल होगा, एक ही फ्यूचर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ये बताया गया अर्थ के रिलेट कंटेक्स्ट में, समझ रहे हो आप बात को। देन उसके बाद वसुधैव कुटुंबक के सिद्धांत एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है भाई, एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर, भाई सब लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे, एक साथ करेंगे, एक फ्यूचर पे करेंगे, एक गोल रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। द होल वर्ल्ड इज़ वन सिंगल फैमिली, तो यहाँ पर यही बताया गया जो पूरा वर्ल्ड है वो एक सिंगल फैमिली है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्वस्थ वृत्त एवं योग कंप्लीट होता है। अब देखो मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, इतनी बातें बता ही रहा हूँ तो, कि आपको हमेशा जो भी सब्जेक्ट होता है उसका पूरा नाम याद रखना है। जैसे अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जो अगत तंत्र का पूरा नाम क्या है, अभी आप कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे अगत तंत्र का पूरा नाम क्या है। अगत तंत्र का पूरा नाम होता है अगत तंत्र एवं विधि वैदक। ठीक है, वैसे तो मैं चाहता तो आप मुझे बता सकते कमेंट में, पर मैंने आपको बताया था कि आप ध्यान रखो, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि अगत तंत्र को क्या कहते हैं, अगत तंत्र एवं विधि वैदक। तो मेरे कहने से आप इसको एक बार इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में, जैसे अभी मैंने आपको हिंदी में बताया कि अगत तंत्र एवं विधि वैदक, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना वाइवा में एग्जामिनर जरूर पूछता है। वो पूछता है कि अगत तंत्र का पूरा नाम क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं अगत तंत्र, लेकिन अगत तंत्र का पूरा नाम है अगत तंत्र एवं विधि वैदक, या फिर इंग्लिश में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दिया करो। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो देखा स्वस्थ वृत्त के बारे में, देन उसके बाद हमने स्वस्थ एंड स्वास्थ्य के बारे में देखा। ठीक, स्वस्थ के बारे में अच्छी डेफिनेशन देखी, बढ़िया। और देन उसके बाद कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हमने देखे कि हेल्थ देखा, ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ देखी, डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखी। अगर देखो 5 नंबर या 10 नंबर में आए तो हेल्थ के बारे में सब लिखना, ये भी डेफिनेशन भी, ऑपरेशन भी, डायमेंशन भी, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग भी लिख देना, कोई दिक्कत अब वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद वसुधैव कुटुंबक देखा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में बहुत बार। एक टर्म लिखा हुआ वसुदेव कुटुंबक का मतलब क्या है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये अभी तक आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है दिनचर्या अध्याय। और थैंक यू गाइस।